Hello and welcome back, dear finance managers. A very good morning to all of you. Welcome back to the channel again. Myself CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़। आज का जो अपना टॉपिक है वो है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा और चैप्टर 9 ख़त्म हो चुका है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब ने मेरे चैप्टर 9 का जो वीडियोस है वो सब आप देखे हैं और आपको समझ में भी आ चुका है। और आपको उस वीडियोस में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है कई जगह डिस्क्रिप्शन में, आप उससे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद जैसा कि अपन सब जानते हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जिस कारण से मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी ले लेता हूँ इस चैनल पे, ताकि बच्चों को एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। कई बार क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं, कई बार सिंपल होते हैं, तो सारे मिला जुला के सारे क्वेश्चंस को अपन ले लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के रूप में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आज की इस वीडियो में नहीं लिया हूं क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईजी सा लगा मुझे, तो मुझे लगा कि आप लोग खुद कर लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आप उसको भी ज़रूर करिएगा, उसको आप छोड़िएगा मत। मैं यहाँ पे नहीं लिया हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, फिर बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत लंबा क्लास है बोल करके। तो स्टार्ट करते हैं अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका कि अपन वीडियो ख़त्म कर चुके हैं। अभी शॉर्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, आंसर तो आपको बुक में मिल जाएंगे, कोई ना कोई बुक में आंसर ज़रूर होंगे, बट द पॉइंट इज़ अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। इसीलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हो रहा है। अगर आप में से कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि आंसर तो बुक में दिया हुआ है, हम उससे देख के कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, जिसके साथ अगर आप आंसर को समझ करके करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट करेंगे अच्छा से और उसका आपको अलग मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर देखिए, जो चेकर होता है उसको पता चल जाता है कि बच्चे के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर सिर्फ रटा हुआ ज्ञान है। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर को करेंगे तो एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रहेगा, आपको बार बार उसके ऊपर मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपको अच्छा मार्क्स आप फैच कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हमको बताना है। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्स्ट द वर्ड इज़ कैपिटल एंड स्ट्रक्चर इज़ द सेकंड वर्ड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से ही अपने को ये वर्ड से ही आंसर छुपा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का मतलब तो होता है पैसा, कंपनी में मनी फ्लो, कंपनी में मनी फ्लो जो होता है उसको अपन बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, सॉरी कैपिटल बोलते हैं उसको। अब वो पैसा कहाँ से आया, ठीक है। अब जैसे कि अपन नॉर्मल क्लास में अपन पढ़े थे कि कैपिटल दो तरीके से आता है, या तो इक्विटी या फिर दूसरा तरीका है डेप्थ। डेप्थ यानी कि लोन वगैरह, ये सारी चीज़ अपन पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपकी कंपनी में कैपिटल जो है उसमें कितना इक्विटी है, कितना डेप्थ है, इन दोनों का मिक्स कितना है, या फिर खाली इक्विटी है, खाली डेप्थ है, वो सारा का जो डिटेल होता है उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर को आप पहले लिखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ इन आवर कंपनी। और कैपिटल स्ट्रक्चर के नीचे आप एक फॉर्मूला टाइप से बना करके भी लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर CS लिख रहा हूँ, डेप्थ बाय इक्विटी, ठीक है, डेप्थ बाय इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू डेप्थ बाय इक्विटी, ठीक है। इसको डेप्थ इक्विटी रेशियो भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, डेप्थ इक्विटी रेशियो भी बोला जाता है। और इससे क्या पता चलता है, प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी इन अ कंपनी, और उसी को तो बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपकी कंपनी में डेप्थ कितना है, लोन कितना लिए हैं आप,
और इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे कितने लिए हुए हैं, वही चीज़ को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आप पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी इन अ कंपनी। इट कैन, फिर उसके बाद लिखेंगे इट कैन बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू डेप्थ बाय इक्विटी। ठीक है, अब इसको एक बॉक्स में डाल देंगे तो क्या इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है, सामने वाला जो एग्जामिनर है उसके सामने आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। प्रेजेंटेशन से आप देखो अच्छा मार्क्स फैच कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रेजेंटेशन भी इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इससे इस हिसाब से आपको आंसर करना है। शॉर्ट आंसर है तो इतना लिखेंगे तो आई थिंक सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। डिस्कस टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स था? याद कीजिए अपन क्या पढ़े थे। थोड़ा सा मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप खुद से याद करें तो वो आपको याद रहेगा। कुछ याद आया? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब, देखो मैं ये बता देता हूँ, डायरेक्ट हिंदी में बताता हूँ जो मैं क्लास में डिस्कस किया था। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या होता है, पैसे का प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंस मतलब पैसा और फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसे का प्लानिंग, पैसे का प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें आएगा क्या, फर्स्ट वन देखो, इसमें मैं स्टेप बताया था आप लोगों को। फर्स्ट आपको क्या डिटरमाइन करना है, कितना पैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, फर्स्ट आपको ये देखना है कि कितना पैसा रिक्वायर्ड है। सेकेंड स्टेप, कहाँ से लाएंगे, है ना। फ्रॉम वेयर। ठीक है, कहाँ से लाएंगे। अब कहाँ से लाएंगे फ्रॉम वेयर में दो चीज़ आता है, इक्विटी होगा या डेप्थ होगा, या फिर एक और चीज़ हो सकता है रिटेन्ड अर्निंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज कहाँ उसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, वेयर टू यूज़। तो मैं क्लास के वक्त ही क्या चीज़ समझाया था इसको, कि मतलब जैसे नॉर्मल प्लानिंग में अपन प्लानिंग, नॉर्मल प्लानिंग जो चैप्टर 4 में पढ़े थे उसका क्या है, प्लानिंग का मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ एंड बाय whom, ये पढ़े थे ना। प्लानिंग मीन्स व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। लाइकवाइज फाइनेंशियल प्लानिंग में भी पैसे से रिलेटेड वही सब चीज़ सोचेंगे, कितना पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे और उसको कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आप ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे आंसर में तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा एंड यू विल स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, व्हाई डज इट अराइज। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, व्हाई डज इट अराइज। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, व्हाई डज इट अराइज। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, कैसा ये रिस्क है। तो वो जो रिस्क है ना, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क जो है, पहला तो हमको बताना है व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिस्क। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, FR लिखा हूँ, एंड व्हाई डज इट अराइज। सोचिए, आपको भी थोड़ा सोचने का टाइम देता हूँ कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है और ये अराइज क्यों होता है। फाइनेंशियल, अब देखो नॉर्मल लाइफ में क्या रिस्क है, मतलब कोई भी चीज़ के पीछे रिस्क मतलब क्या होता है कि हम वो काम ना कर पाएँ। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आप एग्ज़ाम में बिना पढ़े बैठ गए, ठीक है, बिना तैयारी के एग्ज़ाम आप अटेंड करने बैठ गए, तो रिस्क क्या है कि यू माइट बी फेल। ठीक है, आप एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या है, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ से रिस्क, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ रिस्क से क्या रिस्क हो सकता है,
कि पैसा का कमी हो जाना, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ व्हाट, फंड्स, यही तो सबसे बड़ा रिस्क है ना। तो व्हाट इज़ फाइनेंशियल रिस्क? अब स्कैरसिटी ऑफ फंड से होगा क्या, आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो आप एज ए कंपनी उस चीज़ को बियर नहीं कर पाएगा। कंपनी डज नॉट एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। समझ गए? स्कैरसिटी ऑफ फंड होना, और दूसरा बात ये है कि कंपनी जो है वो अपने फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लाइक क्या हो सकता है, सबसे पहला सैलरी, ठीक है, सैलरी वाला जो, अब जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, अब कंपनी ने लोन लिया हुआ है उसके ऊपर, कंपनी नीड्स टू पे इंटरेस्ट बट कंपनी इज़ अनेबल टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, सैलरी नहीं दे पा रहा है, और भी कुछ जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वगैरह वगैरह, जो फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी के, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है, कंपनी उस चीज़ को पे नहीं कर पा रहा है, वही चीज़ कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क, है ना। और अगर कंपनी अपने इन फाइनेंशियल खर्चों को नहीं पे कर पाएगा, अगर कंपनी इन फाइनेंशियल खर्चों को, फिक्स्ड फाइनेंशियल खर्चों को नहीं पे कर पाएगा, सैलरी नहीं दे पाएगा, इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा ऑन लोन पे, तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन कंपनी को बंद होना पड़ेगा, क्योंकि आप कंपनी में सैलरी नहीं देंगे तो एम्प्लॉयज़ थोड़ी काम करेंगे, लॉन्ग रन में वो आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। आप कंपनी डिवेंचर होल्डर से आपने डिवेंचर इशू किया हुआ है, लोन लिया हुआ है आपने, और लोन के ऊपर आप अगर आपने इंटरेस्ट नहीं चुकाया, कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं चुकाया या ब्याज नहीं चुकाया, तो जो बैंक है वो आपको लिक्विडेट कर देगा कंपनी को, ऐसा मैं बताया था आपको। तो ये यही सब चीज़ को फाइनेंशियल रिस्क बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज इट अराइज, ये अराइज क्यों होता है, ये अराइज कब होता है, ये तब अराइज होता है व्हेन कंपनीज, COS लिखा हूँ मैंने, ठीक है, कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट is less than its fixed financial expenses, ठीक है। ये कब अराइज होता है, व्हेन कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज लेस देन इट्स फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो उसी केस में ये फिक्स्ड फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो जाता है, ठीक है, जब आपका जो इनकम है वो कम है एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंसेस, सिंपल सेंस में, तो ये वो फाइनेंशियल रिस्क है, तभी आपके पास पैसे का स्कैरसिटी आएगा और वही माना जाएगा फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Define current asset and give 4 example. 4 number is define current asset and give 4 example. आई होप इसका आंसर तो आप मुझे दे देंगे, करंट एसेट वाला टॉपिक इतने अच्छे से पढ़े थे अपन। करंट एसेट मतलब क्या, द एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन हाउ मच टाइम, बोलो बोलो, सोच के बोलो, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, बोला था ना, अकाउंटिंग ईयर का मतलब भी बताया था। तो जो एसेट जिनको कि हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, वो सब माने जाते हैं आपके क्या, करंट एसेट। एग्जाम्पल क्या है, पहला तो होगा डेटर्स, पूरा शीट था,
आपके सामने BR मतलब बिल्स रिसीवेबल। थर्ड नंबर क्या है? कैश इन हैंड। फोर्थ है कैश एट बैंक। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन, शायद मल्टीपल चॉइस में पूछ ले तो भी बड़ा बात है, वैसे तो चांस कम है इस लेवल का क्वेश्चन पूछने का, बट यू शुड नो द बेसिक्स। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है आपके लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन। व्हाट आर दोज 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन? बोलो बोलो, 3 ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजन क्या था? 3 फाइनेंशियल डिसीजंस। जो चैप्टर का क्लास किए हैं वो फट से बोल देंगे। सोचने का टाइम मैं आपको देता हूँ हर आंसर के बाद, ताकि आपका भी ब्रेन वर्क करे। देखना मत, देख के तो कोई भी बोल सकता है। तो पहला क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकेंड वन इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपन क्या पढ़े थे कि फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या पढ़े थे अपन? कहाँ से बोरो करना है पैसा, कौन से सोर्स से बोरो करना है, वो पढ़े थे ना फाइनेंसिंग डिसीजन में। ओनर्स फंड होगा कि बोरोड फंड होगा, वो फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़े थे। वो फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़े थे। एंड डिविडेंड डिसीजन में अपन क्या पढ़े थे? डिविडेंड कितना देना है, कैसे देना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो ये जो 3 डिसीजन होते हैं कंपनीज के, ब्रॉड डिसीजन होते हैं, और इन्हीं 3 डिसीजन के ऊपर कहीं ना कहीं कंपनी टिका होता है। क्योंकि अगर ये 3 डिसीजन खराब हो गए कंपनी के, तो कंपनी अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन विल नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजंस। आगे बढ़ते हैं। Now the sixth question is main objectives of financial management. Briefly explain. What are the main objectives of financial management? बोलो, कुछ तो याद होगा आप लोगों को। Objectives of financial management, एकमात्र, एक तरफा ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट को घटाना, है ना माय डियर स्टूडेंट्स। एक तरफा सोल ऑब्जेक्टिव क्या था? शेयर होल्डर्स वेल्थ मिनिमाइजेशन ना, नो, इट्स मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर होल्डर के वेल्थ को बढ़ाना, ठीक है ना। तो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ब्रीफली एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा ही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो पहला तो आप ये लिखेंगे, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर इसमें मैं ये चीज़ बताया था आपको कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अगर हो जाता है तो अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी अचीव्ड, है ना। कैसे? क्योंकि शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है वो लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो वो आपको एक मैं फॉर्मूला भी दिया था जिससे कि पता चलता है कि शेयर होल्डर को लास्ट में पैसे कैसे मिलते हैं। शेयर होल्डर को लास्ट में पैसे तभी मिलते हैं जब कंपनी कैन एबल टू पे इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, जैसे कि इंटरेस्ट है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है, टैक्सेशन है, वो सारा पे करने के बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। तो अगर शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी कैन एबल टू पे ऑल इट्स ड्यूज इन टाइम, all its debt in time, all its fixed financial expenses in time, तभी तो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलें तो ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब हम करते हैं तो उस वक्त सारा अदर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो मैं दिया था उसका नाम थोड़ा सा मेरे को बता देंगे।
आपको अगर ध्यान आ रहा है तो। क्या था वो, बोलिए। हाउ टू कैलकुलेट, एक तो आपको फॉर्मूला दिया था, हाउ टू कैलकुलेट रेसिडुअल इनकम ऑफ होम, रेसिडुअल इनकम ऑफ ESH, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये नॉर्मल क्लास में डिस्कस हुआ था, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप जो नॉर्मल क्लास किए हैं उनको तो समझ में आ ही गया होगा, जो नहीं किए हैं और जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो नॉर्मल क्लास में चले जाइए, आप उनको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए नॉर्मल क्लास में हम सारा एक एक छोटा छोटा पिन पॉइंट भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस दोज इन योर क्वेश्चन आंसर क्लास, इसीलिए मैं यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और जो व्यूअर्स अभी फ़र्स्ट टाइम इस क्लास में आए हैं, या जो स्टूडेंट फ़र्स्ट टाइम में इस क्लास में आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल पे हर चैप्टर के टॉपिक वाइज डिटेल क्लास हैं, आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं अगर आपको डिटेल में जानना है तो। और अगर आपके पास पहले से ही नॉलेज है तो आप NCERT क्वेश्चन देखिए, लेकिन डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, उससे बहुत रेलिवेंट है और प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि आप सीख पाएंगे, जो कि आपको कहीं और सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से कि जिनको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप वो क्लास देखिए, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत मज़ा आएगा क्लास में, बहुत आप क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्चुअली क्लियर, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास रहेगा और आपके लिए फिर ये आंसर एकदम चुटकियों का काम होगा। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर, डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल अफेक्टिंग बोथ लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। एक बार फिर से बोलता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन है। डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल अफेक्टिंग बोथ द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। तो इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब कौन समझाएगा मुझे। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमको बताना है हाउ वर्किंग कैपिटल WC, हाउ वर्किंग कैपिटल अफेक्ट्स two things. First one is liquidity, second is profitability. ठीक है, दो चीज़ हमको वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग प्रूव करना है कि हाउ वर्किंग कैपिटल अफेक्ट्स योर लिक्विडिटी ऑल्सो एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है। अब देखो वर्किंग कैपिटल वाले क्लास में मैं बताया था, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब योर करेंट एसेट, नेट वर्किंग कैपिटल मतलब योर एक्सेस ऑफ करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, है ना। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, खाली आपको ये सोचना है और बताना है। आई थिंक कई बच्चों को आंसर मिल गया होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो इसमें अपने को बताना है कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है। पहले तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि करेंट एसेट तुम्हारा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करेंट लायबिलिटी, तभी आपका वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल जो है, मैं बैलेंस शीट थोड़ा बना देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली और क्लियरिटी मिल जाए। ये आपका बैलेंस शीट है टी शेप में। करंट एसेट किधर रहता है, इधर साइड में, यहाँ करंट एसेट में क्या आएंगे, डेटर्स, कैश, और भी एग्जांपल है मैं नहीं दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। सपोज डेटर है आपका 10K और कैश है 15K, तो ये, और यहाँ पे आपका करंट लायबिलिटी कितना है, यहाँ नीचे साइड में होता है, हाँ ऊपर तो कुछ और होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, नीचे साइड में करंट लायबिलिटी। उसी तरीके से इस जगह पे फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट के नीचे करंट एसेट होता है। मैं यहाँ जगह नहीं बोल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जगह जो खाली है फिक्स एसेट के लिए खाली है, और यहाँ पे जो आएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आएंगे, उसके नीचे करंट लायबिलिटी आता है।
तो करंट लायबिलिटी में मान लीजिए क्रेडिटर है कितना 5K का, क्रेडिटर कितना है 5K यानी कि 5000। तो अपना वर्किंग कैपिटल कितना हो गया, इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल कितना हो गया अपना, करंट एसेट कितना है अपना 25 माइनस करंट लायबिलिटी 5, सो ये वर्किंग कैपिटल कम्स आउट टू बी 20,000। ठीक है, सो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो वर्किंग कैपिटल हमारी कंपनी का 20,000 मानते हैं। और वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है, जो कंपनी को डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प करता है, कंपनी को डे टू डे रनिंग में हेल्प करता है, वो कैपिटल को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और अगर सिंपल सेंस में बोलें, जो कैपिटल फिक्स नहीं है वो वर्किंग कैपिटल माना जाता है। कई बच्चे हंस रहे होंगे कि जो कैपिटल फिक्स नहीं है वो वर्किंग कैपिटल है। अब उनसे पूछो कि फिक्स कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है, तो वो बोलेंगे जो कैपिटल वर्किंग नहीं है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसी तरीके का आंसर कई जगह दे देते हैं आप लोग। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ रहा है अपना 20,000। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। अब प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी का मतलब तो क्या है, कंपनी में कैश का होना। तो मैं आपको एक चीज़ बताया था, कंपनी में अगर एक्सेस कैश है तो वो भी हार्मफुल है, और अगर शॉर्टेज ऑफ कैश है तो वो भी हार्मफुल है। तो यहाँ पे आप वही चीज़ लिखेंगे, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक्सेस है तो भी ज़्यादा तो हार्मफुल माना जाता है, और अगर स्कैरसिटी है तो वो भी हार्मफुल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तो लिक्विडिटी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगा। हाउ कम, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर कंपनी में करंट एसेट्स यानी कि ये वाला पोर्शन, मान लीजिए यहाँ पे कैश, ये एक्सेस है, तो आपके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट होगा। कैसे, वही बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पे कैश आपका 15,000 है, ठीक है, 15,000 आपका कैश है। चलो ये अगर जितना रिक्वायर्ड है उतना है तो ठीक है। अगर एक्सेस है, मान लीजिए यहाँ 15 की जगह 80,000 होता, यानी कि आपके हाथ में कैश 80,000 है, बट रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है नहीं। 80,000 कैश आप लेकर के कंपनी में रखे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। इन दिस सिचुएशन 80,000 कैश इज एक्सेस। 15,000 जो था वो ठीक था, बट 80,000 इज एक्सेस, क्योंकि करंट लायबिलिटी आपका ओनली 5,000 है। तो ये एक्सेस कैश क्या होगा, इतना कैश अगर आप, एक प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 80,000 जो कैश है इसको आप बैंक में इन्वेस्ट कर दिए होते, बैंक में इन्वेस्ट किए होते, तो इसके ऊपर आपको क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता ना। मतलब आपके पास एक्सेस कैश है, आप उसको कंपनी में ना रख के कहीं इन्वेस्ट किए होते या फिर बैंक में इन्वेस्ट किए होते तो इंटरेस्ट मिलता। तो जो कि इंटरेस्ट आपका रिटर्न मिलता आपको, मतलब आपके पैसों के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता, आपके पैसों के बदले आपको क्या मिलता, रिटर्न मिलता, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन आपने क्या किया, बैंक में तो इन्वेस्ट किया नहीं, आपके पास यहाँ पे आइडल पड़ा हुआ है जिसका कि यूज़ नहीं है, और इसकी वजह से आपने इंटरेस्ट को गंवाया। एक बार फिर से बोलता हूँ, 80,000 आपने बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया, इसका मतलब आपके कंपनी में पड़ा हुआ है, और आपके कंपनी में पड़ा हुआ है तो वो उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। तो अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट तो मिलता लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, तो इंटरेस्ट का जो इनकम है वो आपके कंपनी में नहीं मिल पाया। तो आपके कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल अफेक्ट करता है बोथ लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। समझ में आया। और इसी जगह मान लीजिए एग्जांपल अलग लेते हैं। अब कंपनी के क्रेडिटर्स हैं 5,
5,000 और कंपनी में जो डेटर्स हैं 2,000 और कैश भी है 1,000। ठीक है, तो ये क्या है, स्कैरसिटी वाला सिचुएशन बन गया, वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको लोन लेंगे, बाहर से आप लोन लेंगे इस केस में। तो आप जो लोन लिए फॉर रनिंग योर कंपनी, तो वो लोन लेंगे तो उसके उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट का बर्डन आएगा, मतलब कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आएगा। लोन जो देंगे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एंड इट विल बी योर लायबिलिटी। तो अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा। इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा। और ये हुआ क्यों, क्योंकि आपके कंपनी का लिक्विडिटी जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है कि वर्किंग कैपिटल अफेक्ट बोथ लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। वर्किंग कैपिटल अफेक्ट बोथ लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज लिक्विडिटी अफेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ फंड और आइडल फंड और एक्सेस ऑफ फंड, एक्सेस फंड मतलब ज़्यादा फंड हो जाएगा तो भी खतरा है आपके कंपनी के लिए, क्योंकि आपको उससे होने वाला इनकम नहीं होगा एंड इट विल बी अफेक्ट योर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड इफ़ योर फंड इज़ स्केयर, मतलब फंड का कमी है, तो आप फिर लोन लेंगे और लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट चुकाएंगे तो उससे आपका प्रॉफिट कम होगा। सो दिस वाज द टेक्निकल क्वेश्चन जिसको कि मैं समझाने का कोशिश किया, बट स्टिल इफ़ यू विल हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7 नंबर हमने डिस्कस किया, डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल अफेक्टिंग बोथ लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन। नाउ वी कम टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। पूरा डिस्कस किया गया आपके साथ क्लास में कि वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पहले तो वर्किंग कैपिटल क्या है लिख देंगे आप, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, इसमें दोनों लिखेंगे आप, ग्रॉस एंड ग्रॉस में आप लिखेंगे करंट एसेट, टोटल ऑफ करंट एसेट, एंड नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL। ठीक है, तो ग्रॉस और नेट दोनों लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल। इसके बाद बोला है कि हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड में आप ये लिखेंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे टर्म्स में कि वर्किंग कैपिटल मीन्स दोज कैपिटल विच हेल्प्स इन रनिंग द कंपनी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी, उसको आप बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। वो आपने यहाँ लिखा हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड में ये लिखा कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड में ये फॉर्मूला जरूर दे देंगे। एक्सेस मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, और हो सके तो एग्जाम्पल भी ज़रूर दें, एग्जाम्पल का अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं। एग्जाम्पल ज़रूर दें, जो कि एग्जाम्पल मैं भी थोड़ी देर पहले दिया था करंट एसेट करंट लाइबिलिटी का। ठीक है, तो एग्जाम्पल दें। 6 मार्क का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर है मतलब, तो 6 मार्क्स ऐसे तो नहीं दे देगा ना आपको CBSE। तो पहले आप लिखेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिर एक्सप्लेन करेंगे ग्रॉस और नेट, फिर फार्मूला देंगे एंड उसके बाद एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देने के बाद इसमें और एक चीज़ पूछा है, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, डिटर्मिनेंट्स पूछा है, सॉरी क्या पूछा है, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आप बोलेंगे ये तो आप नहीं पढ़ाए हैं, फिर मैं बोलूँगा कि रेगुलर क्लास कर लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ाया गया ना, बिल्कुल पढ़ाया गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग WC रिक्वायरमेंट क्या था भाई, बोलिए बोलिए प्लीज़। इसमें था BST से स्कोरिंग, BST C स्कोरिंग, ये था मेमोरी कोड जो कि आपको नॉर्मल क्लास में मिलेगा और इसके साथ आपको पूरा टॉपिक भी मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू रिमाइंड दिस, गो टू नॉर्मल क्लास, आपके इसी चैनल पे है, आप देख सकते हैं। सो BST से स्कोरिंग हमने तो यहाँ पे पूरा सारा पॉइंट बना दिया है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स आपके हाथ में। क्वेश्चन तो 5 पॉइंट्स के लिए पूछ रहा है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो 5 इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स बोल रहा है। हमको तो 11 के 11 याद है। आप कोई सा भी आप लिख लीजिए जो आपको इच्छा है, ठीक है। सो BST से स्कोरिंग आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। BST से स्कोरिंग क्या है, कोई नया बच्चा है तो बता देता हूँ। ये एक मेमोरी कोड है जिससे कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट याद किया जाता है, जो कि मैं नॉर्मल क्लास में दिया हूँ, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप कमेंट। अगेन इट कम्स द ट्रिकी क्वेश्चन, बी अलर्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप कमेंट। तो इसमें अपने को बताना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को कैसे बताता है। सो इसमें ये पूछा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपके कंपनी का है वो कैसे रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर जो आपके कंपनी का है वो रिस्क रिटर्न को कैसे बताता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब CS, अभी थोड़ी देर पहले अपन क्वेश्चन में डिस्कस किए कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप का, उसमें अपन डिस्कस किए थे कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स डेप्थ एंड इक्विटी। तो इसमें पूछा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, इन दोनों का डिसीजन, डेप्थ और इक्विटी का डिसीजन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। इसी से डिसाइड होता है दो चीज कंपनी का, रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। तो मतलब क्वेश्चन में कुल मिलाकर के हमसे यही पूछ रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा होगा आपका कंपनी का, उससे आपका रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप डिसाइड होगा और वही आपका रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप बताएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले तो कमेंट बोला है, तो इसमें अपन लिखेंगे डेप्थ के बारे में लिखेंगे, जैसे अपन नॉर्मल क्लास में डिस्कस किए थे कि डेप्थ जो होता है वो चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होता है, चीपर बट रिस्की होता है। उसी जगह इक्विटी जो है वो कॉस्टलियर होता है बट लेस रिस्की। डेब्ट जो है वो चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होता है बट वो रिस्की होता है, और इक्विटी जो होता है वो कॉस्टलियर होता है बट लेस रिस्की होता है। चीपर क्यों होता है, क्योंकि हमको इनको एक फिक्स रिटर्न देना पड़ता है, इनको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहलाते हैं। और रिस्की क्यों है, रिस्की इसलिए है क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, डेप्थ डिवेंचर होल्डर को या फिर जो डेप्थ है उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी वी शुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट पोर्शन, whether the company is earning profit or loss, we should have to pay the interest portion on debt. So it is told as it is riskier sources of finance. After that you should explain equity. Equity में रिस्क नहीं है क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न हम तभी देंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड जब कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट नहीं है तो हम उनको रिटर्न ना भी दें तो चलेगा, ठीक है। सो डेप्थ और इक्विटी का ये डिस्कशन आप करेंगे उस आंसर में, ठीक है। तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली कवर हुआ, क्यों, अगर डेप्थ और इक्विटी का प्रॉपर प्रोपोर्शन कंपनी में होगा तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप सही चलेगा। अगर इन दोनों में से कोई सा भी प्रोपोर्शन गड़बड़ हुआ, एक्सेस डेप्थ हुआ या एक्सेस इक्विटी हुआ, तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप प्रॉपरली नहीं बैठेगा। सो उसके बाद आप नीचे कमेंट करेंगे, इट इज़ राइटली टोल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ ए कंपनी इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। समझ में आया।
ये 2 पॉइंट को आप ज़रूर डिस्कस करेंगे, डेप्थ और इक्विटी का, और उसके बाद आप लिखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है, इज़ एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग आंसर ही है ये। ए कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ अ बिजनेस, डू यू अग्री, वाई और वाई नॉट। मतलब सिंपल में अगर हम इसको समझें तो ये बोलता है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है CB, वो कंपनी का फाइनेंशियल फॉर्चून मतलब फाइनेंशियल किस्मत डिसाइड करता है। तो क्या इससे आप एग्री हैं, क्या इससे आप सहमत हैं, हाँ या ना। अगर हाँ बोल रहे हैं तो क्यों, अगर ना बोल रहे हैं तो क्यों। तो इसका आंसर पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन होता है वो फाइनेंशियल फॉर्चून डिसाइड करता है कंपनी का। हाँ या ना बताना है, अगर हाँ बोल रहे हैं तो क्यों, अगर ना बोल रहे हैं तो क्यों। तो कैपिटल बजटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल फॉर्चून डिसाइड करता है, फाइनेंशियल किस्मत, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसको अपन लॉन्ग टर्म डिसीजन मानते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन माना जाता है ये, क्योंकि इसको एक बार अपन कैपिटल बजटिंग डिसीजन में लॉन्ग टर्म अपन इन्वेस्ट कर दिए तो उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म डिसीजन का एग्जाम्पल क्या है, कंपनी ने एक मशीन खरीद लिया 10 करोड़ का, तो इसको क्या हर साल मशीन कंपनी चेंज करेगा क्या, नो। कंपनी ने न्यू बिल्डिंग बना लिया, उसमें कंपनी ने 20 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, तो क्या नेक्स्ट ईयर वो बिल्डिंग को तोड़ के नया बिल्डिंग बनाया जा सकता है, नो। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं और ये दीज आर इरिवर्सिबल, ठीक है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक फीचर भी है कि ये इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार हम ले लिए तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको वापस नहीं कर सकते। तो अगर उस वक्त सोच समझ करके हम ये डिसीजन नहीं लिए तो कंपनी का फाइनेंशियल किस्मत जो है वो गड़बड़ा सकता है, कंपनी का फाइनेंशियल किस्मत बदल सकता है, कंपनी का फाइनेंशियल किस्मत सुधर भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। सो इट इज़ राइटली टोल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कि कंपनी लॉस में जा रहा था, लेकिन कंपनी में आपने ऐसा एक डिसीजन लिया कि एक नया ऑटोमेटिक मशीन आपने लगा लिया, जिसके कारण से आपका प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट कम हो गया और कंपनी प्रॉफिट में जाने लग गया, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कंपनी प्रॉफिट में तो था लेकिन आपने बेवजह एक बिल्डिंग में खर्चा कर दिया 20 करोड़ रुपया, तो कंपनी के पास फंड्स का स्कैरसिटी हो गया और कंपनी सून प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग बन गया, और जिस कारण से कंपनी को अल्टीमेटली लिक्विडेट होना पड़ा, कंपनी को अल्टीमेटली क्लोज होना पड़ा। सो इट इज़ टोल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज चेंजिंग द फाइनेंशियल फॉर्चून ऑफ बिजनेस। डू यू एग्री में आप येस लिखेंगे और रीज़न में आप ये देंगे, और एग्जाम्पल में भी आप ज़रूर एग्जाम्पल दीजिए कि अगर मशीन रिक्वायर्ड नहीं था फिर भी मशीन कंपनी ने ख़रीदा तो कंपनी को लॉस होना चालू हो जाएगा और अल्टीमेटली sooner or later company has to close down its business operation. Moving on the next question, question number 4, explain factors affecting dividend decision। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोडवर्ड बताइए जो क्लास में बताया गया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, कुछ याद आया? बोलिए बोलिए, कुछ याद आया क्या? GLCC पेस्ट, GLCC पेस्ट, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन के। जिनको पढ़ना है नॉर्मल क्लास में चले जाइए, जिनको याद है आप रिकॉल कर सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, G फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, L फॉर लीगल रेस्ट्रिक्शन, C फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, C फॉर
cash flow, P for preference of shareholder, E for earning, S for stability, T for taxation. So this was the factors affecting dividend decision जो कि नॉर्मल क्लास में डिस्कस्ड है. जो बच्चे उसको देखना चाहते हैं नॉर्मल क्लास में जा सकते हैं. The last question, explain the term trading on equity. Trading on equity, why, when and how can it be used by a business organization. Trading on equity का मतलब क्या होता है. शायद ये चीज़ मैं नॉर्मल क्लास में नहीं बताया इंटेंशनली, क्योंकि मैं ये चाहता था क्वेश्चन की तरह से मैं आपको बताऊं. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब सिंपली यही होता है, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जो डेप्थ होता है कंपनी का, वो चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होता है, चीपर सोर्स होता है बट रिस्की होता है. उसी जगह जो इक्विटी होता है वो कॉस्टलियर होता है बट लेस रिस्की होता है ना. तो सिंपल सा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी में ट्रेड करना, इक्विटी में ट्रेड करना यानी कि सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा ले करके कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए, यही है इसका मतलब. आप समझ नहीं पाएंगे जितना भी आप बुक पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताता हूँ. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये होता है कि सस्ते सोर्स से पैसा लाना और कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. ठीक है, सस्ते सोर्स से पैसे ला करके कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, इसी को बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. तो इसमें आप क्या क्या मेंशन करेंगे, समझ में तो आ गया, लेकिन आंसर में क्या क्या मेंशन करेंगे, ये दो चीज़ तो ज़रूर मेंशन करेंगे. डेप्थ इज चीपर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इक्विटी इज कॉस्टलियर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. और इसमें आप एक और चीज़ मेंशन करेंगे कि इसमें जो ROI वाला बात जो मैं ब्रह्मास्त्र आपको दिया था नॉर्मल क्लास में, एक ब्रह्मास्त्र दिया गया था बच्चों को, तो वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं. वो ब्रह्मास्त्र को वर्ड में लिखिएगा, ऐसे फॉर्मूला बना करके मत लिखिएगा. क्या था ब्रह्मास्त्र भाई, बोलो बोलो. अगर इफ ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ, यानी कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ से, तो उस केस में आप डेप्थ फाइनेंसिंग कर सकते हैं. और डेप्थ फाइनेंसिंग करके आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कर सकते हैं. उस केस में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल है. ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लिखेंगे ज़रूर, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आपको उसका डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है. इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप उसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे. इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ, देन इन दैट केस company can issue debt as a source of finance. Company can use debt as a source of finance and can earn trading on equity. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से कंपनी पैसा कमा सकता है. लेकिन अगर सिचुएशन इसका उल्टा हुआ, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डेप्थ, इन दैट सिचुएशन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी और नॉट पॉसिबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो कुल मिलाकर के ये आपको इस आंसर में लिखना है. और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब मैं आपको बता चुका. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड NCERT क्वेश्चंस. और NCERT क्वेश्चंस को सिर्फ नॉर्मल पढ़ने की बजाय अगर आप उसमें टेक्निकली आप पढ़ें, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें, तो आपको वो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है. तो मैं ये आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर देखिए पूरा फिर से, और जो पॉइंट में डाउट है तो यू कैन आस्क.
वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ लाइक्स बढ़ते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि इतने लाइक्स हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको कि इस वीडियो का ज़रूरत होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको रेगुलरली इस टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे, और आपका बिजनेस स्टडीज़ वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर आपको टेंशन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर कमिंग टू द चैनल, हैव ए गुड डे, बाय बाय।